हाय, वेलकम टू स्टडी आयक्यू. स्टडी आयक्यू मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आजचा हा व्हिडिओमध्ये आपण बघून घेणार मे 2021 महाराष्ट्र विशेष करंट अफेयर. ये उसका सेकेंड पार्ट है. इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं. ये सारा कंटेंट मराठी में है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हमेशा की तरह इस बार भी एमसीक्यू आपके सामने है. अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या तौक्ते चक्रीवादळाने वेगवान होत ते गुजरात किनारपट्टीच्या दिशेने निघाला आहे, या संदर्भात सत्य है. तो आपको पता होगा एक बहुत ही खतरनाक साइक्लोन आया था, चक्री बादल, ये जिसे कहा जाता है तूफान. उसका नाम क्या है? तौक्ते. ये पहले तो आपको पता होना चाहिए. बट जब एमपीएससी की एग्जाम होती है तो उसमें इतना इजी क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए कि वैसे तो आ भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं. बट हाँ, दूसरी जो एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो अभी महाराष्ट्र से रिसेंटली टकराया था उस तूफान का नाम क्या है? तो उसका नाम है तौक्ते. और एमपीएससी में इसके बारे में और डिटेल भी आपको पता होना चाहिए. तो देखते हैं हम. वो सारा डिटेल मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है. ये हमारा भारत और इसमें ये वाला है, कौन सा वाला पार्ट आप जानते होंगे, हमारे इधर ये है कोकण. तो इसमें ये वाला हिस्सा इसको टकराया, तो कौन कौन से राज्यों को टकराया ये भी कई बार प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए. तो ये महाराष्ट्र के अलावा गोवा, केरल, कर्नाटक, इनको भी ये टकराया है, ये आपको पता होना चाहिए. और गुजरात तो मैंने पहले ही आपको बता दिया. गुजरात, गोवा, केरल आणि कर्नाटक, और इसके बाद ही हमारा महाराष्ट्र, इसको ये टकराया. उसके बाद में आपको पता होगा एक कम प्रेशर का जोन बनता है तो फिर चक्री बादल बनता है. इसके ऊपर एक पूरी फिनोमेना है, आपने आई होप ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए. चक्रीवादळामुळे कोकण किनारपट्टी पश्चिम महाराष्ट्रासह गोवा, केरळ व कर्नाटक भागाला जोरदार तडाखा दिला. डेफिनेटली इसको इसने काफी इफेक्ट किया और कई लोगों की इसमें जान भी चली गई. आपने देखा होगा समुद्र के अंदर कुछ एक समुद्री जहाज था, वो भी उसमें डूब गया, कई लोगों की मौत हुई. बहुत ही दुखद है, बट इसमें ये हुआ है. चक्रीवादळ टाकटीला म्यानमार मधून नाव मिळाले आहे व पुढील चक्रीवादळा यास म्हटले जाईल. अब देखिए इनका जो नामकरण होता है, इसका नाम तौक्ते क्यों, इसका नाम निसर्ग क्यों, इसका नाम यास क्यों, ये सारे नाम रखने की एक पूरी पूरी क्या है प्रोसेस है, क्योंकि वो बहुत सारे देशों को अफेक्ट करता है. तो उससे क्या होता है फिर कोऑर्डिनेशन में समस्या जाती है कि कोई देश कुछ और नाम दे रहा है, उसको कोई कुछ और नाम दे रहा है. इससे बेटर सभी लोगों को एक क्रोनोलॉजी दे दी गई कि भाई अगर अरेबियन सी या फिर हिंद महासागर में यहां से तूफान उठता है तो पहले ये देश नाम रखेगा, जैसे पहले रखेगा म्यांमार, फिर बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान भी नाम रखता है. तो ये सारे इनके नामकरण की पूरी प्रॉपर प्रोसेस है. तो ये नाम किसने दिया? तौक्ते. याद रखना ये नाम म्यांमार का एक शब्द है, म्यांमार ने ये नाम इसे दिया है, ये आपको मालूम होना चाहिए. और अगला जो चक्री बादल आने वाला है उसका नाम क्या रखा जाएगा? यास. और ये नाम कौन देने वाला है? ओमान. ओमान जो एक देश है, खाड़ी के देश में आता है, गल्फ कंट्री है, ये इसका नाम रखने वाला है यास. तो इन दोनों पॉइंट को आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए. मैयाचं उत्तर आहे दोन्ही बरोबर. इसमें याद करने जैसा क्या है? तौक्ते तूफान आया था, वो किस किस से टकराया? गोवा, केरल, कर्नाटक, गुजरात और एक हमारे महाराष्ट्र को, इनको टकराया. इसका नाम तौक्ते किसने दिया? म्यांमार ने दिया. अगला जो तूफान आने वाला उसका नाम क्या होगा? यास होगा. और वो कौन नाम देने वाला है? तो वो नाम देने वाला है ओमान. पुढचा प्रश्न बघा. रस्ते बांधणीसाठी पर्यावरणपूरक बायोबिट्युमन तयार करण्यासाठी प्राज इंडस्ट्रीजने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करत महत्वाचा कामगिरी नोंद केली आहे, या संदर्भात सत्य है. अब आपको पता होगा जब रोड बनाया जाता है तो उसमें आपने देखा होगा डामर का उपयोग होता है और बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो जीवाश्म से तैयार होते हैं, जीवाश्म से उनका उपयोग किया जाता है. उससे फिर क्या होता है? बहुत प्रदूषण बढ़ता है और उससे कार्बन उत्सर्जन होता है. आप तो जानते हैं जब भी कार्बन का उपयोग करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन होगा. कार्बन उत्सर्जन से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है. फिर आप सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग से फिर वाटर लेवल बढ़ता है और कई सारे जो जीव जंतु हैं उन्हें भी धोखा होता है उससे. फिर तो इसको रोकने के लिए प्राज इंडस्ट्रीज जो पुणे में स्थित है, कहां पर है? पुणे में. इसने क्या किया है? इसने एक खास प्रकार का बायोबिट्युमन तैयार किया, जिससे क्या होगा? कोई पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा.
तो देखिए इसके पॉइंट्स हम देखते हैं. बायोबिट्युमन हे हायड्रोकार्बनचे घट्ट आणि चिकट मिश्रण असून ते खनिज तेलापासून तयार होते आणि रस्ते किंवा घराचा छप्पर बांधणीसाठी ते उपयुक्त मानले जाते. बायोबिट्युमन ये इसने तैयार किया है और ये किसके लिए यूज होगा? घर का छप्पर बनाने के लिए. इसके अलावा जो रोड वगैरह भी आप बनाने का काम करते हैं उसमें भी ये उपयोग किया जाएगा. जीवाश्म संसाधनांमधून तयार केलेल्या बिट्युमनला पर्याय ठरण्याची क्षमता असलेले बायोबिट्युमन विकसित करणारी प्राज ही पहिली आशियाई कंपनी ठरण्याची शक्यता आहे. देखिए शक्यता क्या ये हो ही चुकी है. ये प्राज इंडस्ट्री जो पुणे में स्थित है, याद रखना हमारे महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, और ये एशिया की पहली कंपनी है जिसने इस प्रकार का बायोबिट्युमन तैयार किया है, या बायोबिट्युमन तैयार किया है, जो क्या करेगा, इससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा. आगे देखिए, कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालत जैव अर्थशास्त्राला चालना देणारे बायोबिट्युमन रस्ते बांधणीला नवीन दिशा देईल. और ये कार्बन उत्सर्जन अगर हम रोक पाएंगे तो इससे जो रास्ते बनाने की प्रक्रिया है उसको एक नई डायरेक्शन मिलेगी, उससे नए नए और शोध और इसके ऊपर होने की संभावना है और कार्बन उत्सर्जन उससे कम होगा. मग याचा उत्तर आहे का वरील सर्व. अब इसमें याद करने जैसा क्या, तो बायोबिट्युमन किसने तैयार किया है? ये प्राज इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है और ये पुणे बेस्ड है और इसने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ये तैयार किया है. जो रोड बनाने के लिए खासकर काम में आने वाला है, या घर का जो छप्पर बनाया जाता है उसमें ये काम में आने वाला है. मग याचा उत्तर आहे वरील सर्व. फिर से मैं बता दूं, एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे. सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं इसलिए मैंने इतने इजी ऑप्शंस रखे. पुढचा प्रश्न बघा. जागतिक तापमान वाढीचा कासाचा प्रजोत्पादनावर परिणाम होत असून भविष्यात जगभरात नर कासवांची संख्या घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात सत्य आहे. अब देखिए, आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रही, जागतिक तापमान बढ़े, यानी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है कार्बन उत्सर्जन की वजह से. ये आपने खूब सुना होगा. इसके ऊपर प्रश्न आते हैं, ये डिटेल आपको पता होना चाहिए. ग्लोबल वार्मिंग जितना इजी लगता है उतना इजी वो टॉपिक है नहीं. आपको वो नहीं लिखना है जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ा है. उसका प्रॉपर आपके पास रोड मैप होना चाहिए कि आप क्या क्या उसमें पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, ये टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो उससे फिर ग्लेशियर पिघल गया. ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा, समुद्र का पानी बढ़ेगा. समुद्र का पानी बढ़ेगा तो वो जमीन पे आएगा और फिर बहुत सारी समस्याएं होंगी. बहुत सारा इसमें डिटेल है, आपको पता होना चाहिए. क्योंकि इसके ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लगभग सभी एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है. सो इससे जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, इससे जो कासव है यानी कछुआ है, उसको भी काफी नुकसान हुआ है. अब वो कासव को क्या हुआ कि ये टेम्परेचर बढ़ने से उसकी संख्या कम होने लगी, उसकी जो प्रजनन करने की क्षमता है वो कम होने लगी. तो इसके बारे में ही है, ये बात करते हैं. जगभरात 7 प्रजातींचे कासव आढळला, त्यापैकी भारताचा म्हणजे पश्चिम किनारपट्टीला 4 प्रजाती सापडतात. अब ये इंपॉर्टेंट है. ज्यादातर जो कासव आपको देखने को मिलते हैं, 7 में से 4 प्रजाति के, वो पश्चिम किनारपट्टी यानी यहां पर देखने को मिलते हैं. और उसमें से भी खासकर कहा जाता है महाराष्ट्र में और गुजरात में देखने को मिलते हैं कासव. तो उनकी संख्या कम हो रही है. अब देखिए उससे बात करते हैं क्या कम हो रहा है. कासवाचा प्रजाती वनस्पती किंवा शेवाळांची वाढ नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात. अब ये करते क्या है, जो शेवाल होती है या वनस्पति होती है जो पानी में, उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं. ये ना उस शेवाल को खा जाते हैं, खाने से उसकी संख्या कम हो जाती है, वो कंट्रोल हो जाती है. बट और कुछ कासव क्या करते हैं, कुछ कछुए क्या करते हैं, वो जो विषारी प्राणी होते हैं यानी जिनमें जहर होता है, उनको भी वो खा जाते हैं. छोटे छोटे प्राणी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, वी डोंट नो. तो उससे क्या होता है, काही कासवे विषारी प्राण्यांवर नियंत्रण ठेवतात, तर काही प्रजातींचे कासव जेलफिश खातात. अब ये इंपॉर्टेंट है. कुछ जो कछुए होते हैं वो क्या करते हैं, जेलफिश खाते हैं. अब इसका एक रिसर्च भी सामने आया कुछ दिन पहले, अगर आपने कभी देखा हो, कहीं पढ़ा हो तो. जेलफिश जो मछली है वो क्या करती है, जो छोटी छोटी मछलियां उन्हें खा जाती. अब उससे ये होता है कि जो मछली बड़ी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और इस जेलफिश की वजह से क्या होने लगा, मछली की कमी होने लगी. तो जो बेचारे मछुआरे मछली मारने जाते हैं, उन्हें अब उतनी संख्या में मछली नहीं मिलती जितनी पहले मिलती थी. तो यहां पर यही पॉइंट लिखा है, जेलफिश खाणारे कासव कमी झाले असल्याने जेलफिशची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
अब ये क्या हुआ, जेलफिश खाने वाले जो कछुए थे उनकी संख्या कम हो गई, तो जेलफिश बढ़ने लगी. माशांची छोटी पिल्ले खाणाऱ्या जेलफिशमुळे माशाचा संख्येवर परिणाम होत आहे. अब इससे ये हुआ, ये जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं मछली के, उसको ये जेलफिश खा जाती है, इससे उनकी संख्या कम होने लगी. काफी दुखद है. और ये खासकर कहां पे होता है, हमारी पश्चिम किनार पट्टी पर होता है. 7 में से 4 तरीके के जो कासव है वो कहां पर देखने को मिलते हैं, हमारी पश्चिमी किनार पट्टी पर देखने को मिलते हैं. मग याचा उत्तर आएगा वरील सर्व. इसमें से याद करने जैसा क्या, याद करने जैसा है कि ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट किसके ऊपर हो रहा है, कासव के ऊपर हो रहा है. ये खासकर फॉरेस्ट सर्विस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं. ठीक है, वैसे बायोडायवर्सिटी या जो ईवीएस वाला पार्ट है उसमें भी ये प्रश्न बन सकता है, तो उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है. उससे जेलफिश की संख्या बढ़ रही, और जेलफिश की संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, वो छोटी छोटी मछलियों को खाता जा रहा है, और अल्टीमेटली जो हमारी फूड चेन है उसको इंपैक्ट आता है ना, फूड चेन. अब जेलफिश ज्यादा बढ़ गई तो सब मछलियां, वो छोटी छोटी मछलियां खा जाएंगी, उससे फिर वो बड़ी नहीं हो पाएंगी. फिर आप जानते होंगे कई दुष्परिणाम आते हैं उसके. पुढचा प्रश्न बघा. समृद्ध जैवविविधता असलेल्या आंबोलीमध्ये गवताचा नव्या प्रजातीचे शोध लागलं आहे, या संदर्भात सत्य आहे. अब आंबोली आपको पता होगा, तो आंबोली में जैव विविधता आप जानते होंगे, बायोडायवर्सिटी, समृद्ध जैव विविधता, यानी कई प्रकार के वहां पर जीव जंतु होते हैं, और खासकर वो कहां पर होते हैं, भारत में 2 जगह खास हैं जहां पर आपको जैव विविधता मिलती है, वो इंपॉर्टेंट भी है. देखिए मैं मैप बनाता हूं, ध्यान देना इसको. मैप बहुत ही खराब बनता है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं मेरे हाथों से. ये है नॉर्थ ईस्ट, ये वाला पार्ट, यहां पर जैव विविधता यानी क्या, बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, और पश्चिम किनार पट्टी यहां पर आपको देखने को मिलती है. अब ये जैव विविधता में एक आपको कभी तो इसके ऊपर डायरेक्ट प्रश्न भी आ चुका है कि भारत में जैव विविधता आपको कहां पर देखने को मिलती है, तो ये ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय में, और दूसरा कौन सा, ये जो हमारी पश्चिम किनार पट्टी है यहां पर, ये 2 जगह पर देखने को मिलती है. अब यहां पर अंबोली डेफिनेटली पश्चिमी जो किनार पट्टी वहीं पर देखने को मिलता है. वहां पर एक विशेष प्रकार का गवताचा नव्या प्रजातीचा शोध लागला आहे. अब उनके उसके बारे में आपको बात करनी है. आंबोली घाटाचा पायथ्याशी असलेल्या पावसाळी ओढाण्यांमध्ये आणि आंबोली गावातील भात खाचरांमध्ये ही प्रजाती आढळून आली असून या प्रजातीचे इस्मिचम आंबोलियन्स असे नामकरण करण्यात आले. काफी इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको पता होना चाहिए. इस्चिमम आंबोलियंस, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट है बट याद तो आपको करना ही होगा. जो नया गवता मिला है, कहां पर देखने को मिला है, तो यह आंबोली में मिला है. इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, इस्चिमम आंबोलियंस, ये इसका नामकरण किया गया है. नवा गवता है, नवे तरीके का. आप देखिए और देखिए इसके बारे में. इस्चिमम या गवताचा प्रकाराचा जगभरात 81 जाती आढळतात, त्यापैकी 61 जाती देशभरातील विविध भागात दिसून येतात. त्यातील बहुतांश प्रजाती प्रदेशनिष्ठ असून त्या सह्याद्री डांगरांमध्येच आढळतात. इस प्रकार का जो गवता है ये ज्यादातर कहां पर मिलता है, सह्याद्री डांगरावर देखने को मिलता है. तो इसमें याद करने जैसा क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बट धैर्य रखिए, आपको याद करना ही होगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है. अंबोली में एक गवता मिला है, उसका नाम क्या रखा गया है, इस्चिमम आंबोलियंस, ये उसका नाम रखा गया. ये आपको पता होना चाहिए. और ज्यादातर गवता कहां पर देखने को मिलता है, दुनिया भर में 81 है, उसमें से 61 भारत में मिलते हैं, और वो भी ज्यादातर जो सह्याद्री वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है सह्याद्री, आपने नाम सुना होगा, ये जो पूरा है इसे हम सह्याद्री कहते हैं. ये उत्तरी सह्याद्री है और ये दक्षिणी सह्याद्री है, सुना होगा आपने. यहां पर आपको ये गवता देखने को मिलता है. आई होप आप नाम याद रखेंगे. नाम है इसका क्या, एक बार फिर मैं प्रोनाउंशिएट करता हूं, इस्चिमम आंबोलियंस, ये इसका नाम है. पुढचा प्रश्न बघा. महाराष्ट्रात वाघांचा संख्ये लक्षणी वाढ झाली असून राज्यात सध्या 312 वाघ आहेत, या संदर्भात सत्य है. अब ये डायरेक्ट प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि ये संख्या अब सिंस करंट अफेयर में आई है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है. ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि हमारे महाराष्ट्र में कितने बाघ हैं, तो अब टोटल कितने, 312 बाघ हो चुके, यानी बाघों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है दिनादिन हमारे महाराष्ट्र में. और उससे क्या होता है, जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो वो किधर आएंगे,
जो एरिया एक्सपांड करेंगे, आपस में उनका झगड़ा होगा तो वो एरिया एक्सपांड करते हैं, और उससे फिर ये होगा कि वो इंसान का जो एरिया है उसमें घुसते हैं, और उससे फिर इंसान और जानवर के बीच संघर्ष होता है, एनकाउंटर होता है। किसके बीच में? इंसान और जानवर के बीच में। अब इसको कम करने के लिए देखिए, इसके ऊपर मैंने लिखा, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए 312 वाघ, इतने वाघ हैं। चंद्रपूर जिल्ह्यात बाघांची संख्या जास्त आहे। इसमें सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कहां पर देखने को मिलती है हमारे महाराष्ट्र में? तो वो चंद्रपूर वाले पार्ट में देखने को मिलती है। त्या भागात मानव वन्यजीव संघर्षाचा घटनांमध्येही वाढ झालेली आहे। कई इसमें न्यूज में आपने सुना होगा कि बाघ और इंसान के बीच में एनकाउंटर हुआ, बाघ ने उसको घायल कर दिया, या इंसानों ने, गांव वालों ने बाघ को मार मार के मार डाला, ये भी सुनने को आपको मिलता होगा। हालांकि अब ऐसा कम ही होता है, सभी लोग सचेत हो चुके हैं, बट ऐसी न्यूज भी हमें कई बार सुनने को मिलती है। ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र सुद्धा वाढवण्याची गरज आहे। ये एक्चुअली सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि ये जो ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प है इसका भी क्षेत्र बढ़ाया जाए। जैसे सुनना, ये मान लीजिए ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प है, यहां पर गांव है, तो ऐसे 3-4 गांवों को खाली करने का सरकार ने आदेश दे दिया है। उन्हें प्रॉपर उसका मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उन्हें बोल दिया कि चलिए आप यहां से जाइए, आप यहां बाघ रहेंगे, ऐसा नहीं होता। जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट टू सीरियसली। तो ऐसा नहीं कि चलिए बाघ के लिए आप जगह खाली कर दीजिए, सरकार उसके लिए मुआवजा देगी प्रॉपर। पर 3 ऐसे गांव हैं जिनको खाली कराने का सरकार ने निर्णय लिया है, उसी के लिए मैंने इसको करंट अफेयर में डाल दिया। तो इसमें से याद करने जैसा, चंद्रपुर में सबसे ज्यादा बाघ आपको देखने को मिलेंगे। ताडोबा का भी विस्तार किया जाना है। ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प ये कई परीक्षाओं में आया, ऑल इंडिया लेवल में भी ये ताडोबा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ठीक है। और 312 बाघ हमारे महाराष्ट्र में अब टोटल है। मग याचा उत्तर आहे का? दोन्ही बरोबर आहे। पुढचा प्रश्न बघा, गिधडाची दुर्मिळ प्रजाती असलेल्या ग्रिफॉन वल्चर चे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वन्यजीव अभ्यासकांना प्रथमच दर्शन घडले आहे, या संदर्भात सत्य आहे। आप गिधड़ा के बारे में आपने सुना होगा, और पहले तो वो बहुत दिख जाते थे, फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि गिद्ध दिखना बंद हो गए, क्योंकि डाइक्लोफिन करके एक मेडिसिन आती है जो जानवरों के लिए पेन किलर का काम करती है। वो जानवरों को पेन किलर दी, अब वो जानवरों के शरीर में आ गई, और वो गिद्धों के लिए क्या एक प्रकार से पॉइजन है। उस वजह से उनकी संख्या विचारों की कम हो गई। और जब तक हमारे समझ में आता है, जैसे भारत सरकार या हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को ये स्टडी पता चलती कि इस पेन किलर की वजह से हमारे क्या ये जो गिद्ध है वो मर रहे, तब तक गिद्ध लगभग समाप्त हो चुके थे। बट अब फिर से गिद्ध देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं अब फिर से गिद्ध दिखते हैं, क्योंकि वो जो पेन किलर थी जो जानवरों को खिलाई जाती थी वो क्या कर दी गई है, अभी बैन कर दिया गया उसके ऊपर, ठीक है। डाइक्लोफिन करके समथिंग उसका ऐसा ही कुछ नाम है, वो भी परीक्षा में आती है, आपको पता होना चाहिए। सो ग्रिफॉन वल्चर इसका नाम है, और ये दुर्मिल गिद्ध है। दुर्मिल मतलब ज्यादा दिखाई नहीं देने वाला, और इसको सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प में देखा गया। किसको? ग्रिफॉन वल्चर को। अब इसके बारे में बात करते हैं। हा दुर्मिळ पक्षी तिबेट, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान आणि पाकिस्तान, ये सब आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ भारत वाला याद करना। भारत में कहां पर मिलते हैं? ये भारतीय हिमालय, इंडियन हिमालय में ये देखने को मिलते हैं। या भागात मुख्यतया आढळते, ज्यादातर कहां पर देखने को मिलते हैं? ये भारत के हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये गिद्ध देखने को मिलता है, ग्रिफॉन वल्चर। बट ये कहां पर देखा गया है? इसे देखा गया है सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प में। किसने देखा? साधारण इंसान होगा तो उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा ये कौन सा गिद्ध है। तो ये देखा है वन्य जीव अभ्यासक, यानी जो वहां पर स्टडी करने के लिए जाते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं या सर्वेक्षण करने वाले लोग जाते हैं, उन्होंने इसे देखा है। और ये खासकर कहां मिलता है? भारतीय हिमालय में। बट ये कहां पर मिला है? सह्याद्री में भी देखने को मिला है। ग्रिफॉन वल्चर हे याचे इंग्रजी तर गिब्स फुल्वस हे याचे शास्त्रीय नाव आहे। अब ये दोनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परीक्षा में आ सकते हैं। ग्रिप्स फुल्वस खासकर फॉरेस्ट सर्विस वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ये बायोडायवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ग्रिफॉन वल्चर ये उसका इंग्लिश नाम है, और इसका शास्त्रीय नाम क्या है? ग्रिप्स फुल्वस हे याचे शास्त्रीय नाव आहे। मग याचं उत्तर आहे का? दोन्ही बरोबर आहे। याद करने जैसा, ग्रिफॉन वल्चर दिखा है सह्याद्री में, और इसका ये नाम है, और शास्त्रीय नाम क्या है? ग्रिप्स फुल्वस। पुढचा प्रश्न बघा, प्रदूषण कमी करणे व पर्यावरण संवर्धनासाठी विद्युत वाहनांचा वापरला प्रोत्साहन देण्याचा धोरण
राज्य शासनाने अवलंबिले आहे या संदर्भात सत्य आहे. तो आपको पता होगा हमारे यहाँ पर अभी जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी, ये कोशिश कर रही हैं कि जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन हैं इनकी संख्या कम की जाए और उसकी जगह पर क्या लाया जाए, ई वाहन, जैसे ई बाइक. उसके ऊपर तो केंद्र सरकार सब्सिडी भी देती है. जैसे कोई मान लीजिए 1.5 लाख की बाइक है तो वो आसानी से आपको 75,000 में मिल जाएगी. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही. उसके बहुत सारे कारण है. एक तो जब पेट्रोल या फिर डीजल जलेगा तो उससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन होगा और उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग होती. दूसरा एक और कारण है, अगर मान लीजिए हम पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं तो कई डॉलर्स हमें चुकाने होते, फॉरेन करेंसी चुकानी होती जो विदेश हैं, दूसरे देश हैं उन्हें, और उससे क्या होता है, हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होता है. तो इससे बचने के लिए क्यों ना ई बाइक का उपयोग किया जाए ताकि उसको चार्ज कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे यहीं पे प्रोड्यूस होती है, पेट्रोल तो नहीं होता, वो तो हम गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, जैसे ईरान से या सऊदी अरेबिया से. पहले इराक से भी लेते थे, बाद में फिर अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया, तो फिर ठीक है जो भी है. इसके लिए हमारी राज्य सरकार भी एक धोरण लेके आई है. धोरण यानी क्या, एक योजना लेके आई है. योजना नहीं है ये, एक प्रकार की क्या है, उनका एक रूपरेखा उन्होंने तैयार की कि वो ऐसा ऐसा करेंगे. त्यानुसार 2025 पर्यंत नवीन नोंदणी होणाऱ्या वाहनांपैकी 10% वाहने ही विजेवरील करण्याचे उद्दिष्ट महाराष्ट्र सरकारने ठेवले आहे. यानी 2025 तक अब जितने भी वाहन नए रजिस्टर होंगे उसमें से 10% क्या होना चाहिए, ऐसा टारगेट रखा है सरकार ने. 10% ई वाहन होना चाहिए. ई वाहन यानी क्या, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ई बाइक हो गई या ई रिक्शा हो गया या ई कार भी आने लगी आजकल, ताकि उसको चार्ज करके आप आराम से बिना पेट्रोल या डीजल की मदद से चला सको. तो 10% नए वाहन 2025 तक हमने ये टारगेट रखा है. इंपॉर्टेंट है, ये सीधा प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि कितने परसेंट नवीन वाहन अब जो होंगे उसमें से कितने परसेंट हमारी महाराष्ट्र सरकार ने ई वाहन के लिए टार्गेट रखा है. तो 10%. राज्यात विविध ठिकाणी 2025 पर्यंत विद्युत वाहनांचा चार्जिंगसाठी अधिकाधिक केंद्रे बनवण्यात येणार असून यात मुंबई महानगरात 1,500 केंद्रे उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट आखण्यात आले आहे. अब आपको पता है ई वाहन आएंगे तो उससे फिर क्या आएगा, उससे फिर उसकी चार्जिंग चाहिए ना, जैसे पेट्रोल चाहिए. अभी जगह जगह पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप तो मिल जाता है, तो ई वाहन अगर है तो उसका चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए. तो हमारी सरकार मुंबई में लगभग 1,500 चार्जिंग के केंद्र स्थापित करेगी ताकि कोई भी वाहन चालक निकले तो ऐसा नहीं कि उसकी चार्जिंग खत्म हो गई तो हाथ से धक्का लगा रहा है, ऐसा नहीं. जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियसली. तो उसके लिए जगह जगह क्या बनाए जाएंगे, लगभग 1,500 के करीब चार्जिंग पॉइंट सरकार बनाने वाली. मग याचा उत्तर आहे का, दोन्ही बरोबर आहे. पुढे बघा, ये एक नियुक्ती है, सिंपल है, फॅक्च्युअल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए. बँक ऑफ महाराष्ट्राचा संचालक मंडळावर डॅश यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संचालक मंडल में किसकी नियुक्ति की गई है, तो वो हैं हमारे ऋषिकेश मोडक जी, इनकी हुई है. अमोल पुंडलिक ये गलत है, विजय मंडलिक गलत है, अमित देशमुख भी गलत है. इसका आंसर है क्या, ऋषिकेश मोडक. याद कर लेना इसको, समझाने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है. नियुक्तियां तो डायरेक्ट परीक्षा में कभी भी आ सकती है. सिर्फ एमपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरी एग्जाम्स में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो महाराष्ट्र स्पेसिफिक होती है. पुढचा प्रश्न बघा. अब एक दो लोग उन्हें देख लेते हैं जिनका निधन हो गया, थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले. वैसे तो इस कोरोना काल में कई बेचारे लोगों का निधन हो रहा है, अनफॉर्चुनेट है. ईश्वर करे सब ठीक हो और ये कोरोना जल्दी खत्म हो जाए और जीवन नॉर्मल हो जाए ताकि पहले की तरह आप फिर से उन्मुक्त तरीके से घूम सकें, अपने काम कर सकें. ये सभी की इच्छा होती है, पर क्या कर सकते हैं, ईश्वर करे ऐसा होगा जल्दी ही. विविध भाषांचे अभ्यासक, ज्येष्ठ संवादिनी व ऑर्गन वादक माजी प्राचार्य डॉक्टर मधुसूदन नागेश बोपर्डीकर यांचे निधन झाले. या संदर्भात सत्य आहे. तो अगर सीधा प्रश्न इस पे आ जाए कि डॉक्टर मधुसूदन नागेश बोपर्डीकर ये क्या है, तो ये संवादिनी व ऑर्गन वादक हैं. ये क्या है, संवादिनी व ऑर्गन वादक. ये इतना भर आपको पता होना चाहिए. फिर इन्हें कुछ अवार्ड मिले वो भी पता होना चाहिए. राज्य सरकारचा कालिदास पुरस्कार डॉक्टर बोपर्डीकर यांना मिळालं होतं. याने कालिदास सम्मान भी इन्हें प्राप्त है. किन्हें, डॉक्टर बोपर्डीकर इन्हें, जो राज्य सरकार प्रदान करती है. और ये बहुत ही गुणवान व्यक्ति थे, इन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी. सोचिए, और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस व्यक्ति को जितनी ज्यादा भाषाएं आती है वो उतना ही इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है.
एक दो भाषा तो कोई भी जान सकता है. त्यांची संस्कृत, संगीत, तत्वज्ञान, अध्यात्म, काव्यविषयक 50हून अधिक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. संवादिनी व आर्गन वादनासाठी त्यांची ख्याती होती. अभी देखो, उन्होंने संगीत, तत्वज्ञान, अध्यात्म, संस्कृत भी उन्हें आती थी. सोचिए, जितनी ज्यादा भाषाएं आपको आएंगी, याद रखना, उतना ही आपका जो व्यक्तित्व है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है. हमारी मातृभाषा तो हमें ऑब्वियसली सभी को आती है. दूसरी भाषाओं का ज्ञान, अब मैं आपको कई व्यक्तियों के बारे में बता सकता हूं. जैसे मैंने सुना है कि पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में आपने सुना होगा. वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे. वो लगभग 15 भाषाएं बोलते थे. 15 भाषाएं. दैट्स व्हाई ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. मग याचा उत्तर आहे का? दोन्ही बरोबर आहे. मग इसमें से इनका नाम, ये क्या, आर्गन वादक, संवादिनी, ये दोनों से संबंधित है डॉक्टर मधुसूदन नागेश बोपर्डीकर. और इनकी 50 से ज्यादा भाषाओं में पुस्तक आ चुकी है. 50 से ज्यादा तरीके की बुक आ चुकी है. कालिदास पुरस्कार इन्हें प्राप्त है. पुढचा प्रश्न बघा. एक और तमाशा साम्राज्ञी है कांताबाई सातारकर. उनकी भी डेथ हो गई. और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं, वो मैं मेंशन नहीं करता क्योंकि कोरोना इसके ऊपर ज्यादा प्रश्न नहीं आने वाले. आप ज्यादा दिमाग ना लगाना कोरोना को पढ़ने में, ठीक है. उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कोरोना रोग के बारे में, कि वो क्यों होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. बट कहां पर क्या कोरोना के कितने पेशेंट मिले हैं, कि किस राज्य में क्या स्थिति, ये सब प्रश्न परीक्षा में नहीं आने वाले, ठीक है. इसके ऊपर ज्यादा दिमाग ना लगाना. ये एक प्रकार से, अब मैं इसको कहूं तो इनडायरेक्टली एक पॉलिटिकल न्यूज बन चुकी है. हालांकि पूरी तरह से नहीं, बट ये एक पॉलिटिकल न्यूज टाइप है. और जो भी पॉलिटिकल न्यूज होती, राजनीतिक न्यूज जो होती, वो परीक्षा में कभी भी नहीं आती. कभी आपने बीजेपी, कांग्रेस या शिवसेना, इन पे प्रश्न देखा? कभी भी नहीं देखा होगा. बाद में भी कभी आने वाला नहीं, क्योंकि जिस दिन वो आने लगा उस दिन फिर बच्चा क्या क्या याद करेगा. ओके. ज्येष्ठ तमाशा साम्राज्ञी कांताबाई सातारकर यांचे निधन झाले, या संदर्भात सत्य आहे. तो इसका आंसर है दोन्ही बरोबर. फटाफट इसको भी फिनिश करते हैं. राज्य शासनाचा विठाबाई नारायण गावकर पुरस्कारसह इतरही अनेक नामवंत पुरस्कार त्यांना मिळाले होते. इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? विठाबाई नारायण गावकर, ये पुरस्कार इन्हें प्राप्त था. कांताबाई सातारकर को ये क्या थे? तमाशा साम्राज्ञी. तमाशा आप जानते होंगे, जैसे लावणी होता है ऐसे ही तमाशा होता है, नाचते हैं उसमें भी. बहुत ही प्रसिद्ध है, आपने तो देखा होगा. मुझे भी देखने का एक बार अवसर मिला, बहुत अच्छा लगता है. अलका, अनिता, रघुवीर आणि मंदा ही त्यांची अपत्ये तुकाराम खेडकर यांचा तमाशा फळात त्यांनी 50हून अधिक सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक वगमधून नायक यांनी प्रमुख वाहिक भूमिका साकारली. कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है. 50 से ज्यादा सामाजिक और ये इस प्रकार के नाटकों में इन्होंने अच्छी अच्छी भूमिकाएं की. किसने? तमाशा साम्राज्ञी कांताबाई सातारकर, इन्होंने. तो ये आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. बहुत बहुत धन्यवाद. शेवटी जय हिंद, जय महाराष्ट्र.